तो फिल्म की शुरुआत होती है 1956 से। हमें एक डरे सहमे प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो चर्च से बाहर आ रहा था और उसके पास एक बच्चा भी था जिसके शरीर पर एक बर्थमार्क था। यह बर्थमार्क कोई आम बर्थमार्क नहीं था, बल्कि यह बर्थमार्क एक शैतानी साइन था, जिसका मतलब था कि यह बच्चा बड़ा होकर एक शैतान भी बन सकता है और किसी भी तरह की तबाही ला सकता है। इसीलिए प्रीस्ट डरते हुए गॉड से माफी मांगते हुए इस बच्चे को जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। हालांकि प्रीस्ट पुलिस को कहते भी हैं कि मजर मत रोको, तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन पुलिस उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और बच्चे को मारने की बजाय प्रीस्ट को ही गोली मारकर खत्म कर देती है और इस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद फिल्म में 30 साल का लीप दिखाया जाता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर मार्क को देखते हैं। इस टाइम मार्क एक प्रीस्ट के होलिये में था, लेकिन दरअसल वो एक अंडरकवर एजेंट था। उसे 7 लड़कियों के गायब होने के केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वह भी एक चर्च में जाकर, क्योंकि पुलिस वालों को यह पता चला था कि उन लड़कियों को आखिरी बार इस चर्च के अंदर जाते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद से वो लापता थीं। अब क्योंकि चर्च उनसे बात करने की जगह थी, पुलिस वहां सीधे जाकर कोई कांड नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मार्क को एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर अंदर भेजा था। अंदर जाने पर मार्क यहाँ के प्रीस्ट एंडरसन से मिलता है, जो मार्क को पूरे चर्च का विजिट कराते हैं। प्रीस्ट एंडरसन मार्क को उसका रूम भी दिखाते हैं और उसे यह भी वार्न करते हैं कि आधी रात में गलती से भी अपने रूम से बाहर मत निकलना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मार्क अंदर शिफ्ट होता है और उसे यह जगह काफी अजीब लगने लगती है, क्योंकि यहाँ पर बिजली भी नहीं थी, मोबाइल के सिग्नल भी नहीं थे और यह जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। सारी सोच को झटकते हुए मार्क अब फ्रेश होने के लिए शर्त उतारता है और तभी हमें एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि मार्क असल में वही बच्चा है जिसे मूवी की शुरुआत में पुलिस ने प्रीस्ट से बचाया था और जिसके शरीर पर वो शैतानी मार्क था। लेकिन मार्क अभी तक अपनी असलियत नहीं जानता था। इसके बाद मार्क अपने सीक्रेट सूटकेस से कुछ फाइल्स, कैमरा और गन निकालता है। इन फाइल्स में उन 7 लड़कियों का पूरा बायोडाटा था जो इस चर्च में आने के बाद से नहीं मिली थीं। मार्क यहाँ एक बड़े मिशन पर था। सिर्फ उसे इन लड़कियों को ढूंढना ही नहीं था, बल्कि यह भी पता लगाना था कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। इस दौरान मार्क को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है और वह देखता है कि यहाँ सभी को बहुत अजीब किस्म का खाना दिया गया है। यह खाना बदबूदार था, अजीब, चिपचिपा और चबाने में रबर जैसा। ऐसा लग रहा था कि यह किसी किस्म का मीट है, लेकिन ऐसा मीट उसने पहले कभी नहीं खाया था। उसे उल्टी भी होने लगती है, लेकिन अपने आप को नॉर्मल और बाकी लोगों जैसा दिखाने के लिए वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खाना खा लेता है। इसके बाद मार्क अपने मिशन पर निकलना चाहता है और पूरे चर्च का विजिट करने लगता है। तभी एक कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे एक लड़की दिखाई देती है। यह लड़की पागल जैसी लग रही थी और उसके पास एक प्रीस्ट भी था। कुछ समय बाद मार्क के साथ बाकी सभी नए प्रीस्ट्स को यहाँ बुलाया जाता है और बताया जाता है कि यह लोग इस चर्च में उन लोगों का एग्जॉर्सिज्म, भूत भगाने की क्रिया करते हैं जिनके पीछे डेमन पड़ चुके होते हैं। मार्क ने पहले जो पागल लड़की देखी थी, प्रीस्ट्स के अनुसार वो डेमन के पोजीशन में जा चुकी थी और उसके ऊपर डेमन का कब्जा था। उसी का इलाज करने के लिए अब यहाँ एग्जॉर्सिज्म करना था। प्रीस्ट एंडरसन मार्क को एक रूम में लेकर जाते हैं जहां पर वो एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे। लड़की को एक बेड से बांध दिया गया था और वहां बहुत सारी कैंडल्स जलाई गई थीं। जैसे ही सभी वहां पहुंचते हैं, लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। उसकी आवाज बदलकर डरावनी हो जाती है, उसका बेड हिलने लगता है और वहां चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा फैल जाता है। एक प्रीस्ट इन सारी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। जब मार्क पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वे कहते हैं कि हमें अपनी बड़ी चर्च को बताना होता है कि यहां हम क्या क्या कर रहे हैं। फाइनली एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। प्रीस्ट्स कुछ इंचैंटिंग पढ़ने लगते हैं और अचानक उनके हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस अपने आप आग से जलने लगता है। लेकिन वे घबराते नहीं और खुद पर कंट्रोल रखते हुए एग्जॉर्सिज्म जारी रखते हैं। लड़की और भी ज्यादा तड़पने लगती है और आखिर में बहुत तड़पकर अचानक नीचे गिर जाती है। पता चलता है कि एग्जॉर्सिज्म खत्म हो गया है और उसके ऊपर जो डेमन था वो भी अब निकल चुका है।
टाइम जो कुछ भी मार्क ने देखा था वो इससे बहुत ज्यादा डरा हुआ हो गया था। ऐसी कोई भी चीज उसे पहले पता ही नहीं थी। अब तो उसके साथ भी अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई थीं। इसी चर्च के अंदर वो जब अपने रूम में जाकर अपने मिरर को टच करता है तो उसके टच करने से ही उसका मिरर ब्लैक हो जाता है और मिरर के बीच से उसे खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और उसे इस चर्च से एक अजीब किस्म का कनेक्शन फील होने लगता है। खैर, मार्क अपने दिमाग से इन सारी ख्यालों को निकालता है और अपने आप को याद दिलवाता है कि वो एक मिशन पर आया था, लेकिन वो अपनी मिशन पर काम ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस चर्च के सभी लोग की एक्टिविटीज बहुत अजीब हो गई थीं। अगले दिन दोबारा मार्क के साथ सभी लोगों को वही बेमजेदार खाना पेश किया जाता है। मार्क तो किसी तरह करके उसे खा रहा था, लेकिन आज जो एक नया लड़का यहाँ पर आया था वो उसको खाने में नाकाम था। वो रोने लग गया था। इससे पहले कि वो खाना छोड़कर यहाँ से चला जाए, पीछे खड़ा हुआ प्रीस्ट उसके कान में पता नहीं क्या कहता है कि वो लड़का दोबारा चुप होकर उस खाने को खा लेता है। खाने के बाद मार्क जब रूम में गया तो उसे अचानक सच में उल्टी हो गई। उसको दांत में भी शदीद दर्द हो रहा था। उसने जब मुंह में हाथ डाल के अपने दांत को चेक करने की कोशिश की तो उसका दांत उसके हाथ में आ गया और उसने जब दांत को बाहर निकाल कर देखा तो अचानक से उसके दांत से एक बग निकलकर उड़ गए। इस चीज ने तो मार्क को बुरी तरह डरा दिया था। अब मार्क को यह बात सो फर्स्ट कंफर्म हो गई थी कि यहाँ पर उनके खाने के साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खाना तो जाती है और मार्क अपनी मिशन पर चला जाता है। वो प्रीस्ट आंटी के रूम के अंदर जाता है जहां पर उसे एक हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है। इस हिडन कंपार्टमेंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे रिलीजियस कहा जा सके या जो इबादत में काम आ सके। यहाँ पर बहुत सारा अल्कोहल था, अजीब वीडियोस की डीवीडीज थीं और उन एक्सॉर्सिज्म की वीडियो भी थीं जो ये लोग बनाया करते थे। इन वीडियोस को देखने पर मार्क को ये बात पता चल जाती है कि ये वीडियोस ओरिजिनल नहीं हैं, बल्कि ये सब स्टेज परफॉर्मेंस हैं, नकली मनगढ़ंत वीडियोस जो लोगों को दिखाने और उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई थीं। दरअसल ये एक्सॉर्सिज्म एक टीवी शो के लिए होते हैं जहां से इस जगह को बहुत सारी फंडिंग मिलती है। ये बात सुनकर मार्क को बहुत ज्यादा दुख होता है। मार्क वहां मौजूद एक आदमी से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो इस केस को सॉल्व करने में तो मैं तुम्हें भी यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। वो आदमी कुछ नहीं कहता और मार्क अब दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। ये जगह उसके डरने के लिए काफी थी क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे इंसान के ढांचे रखे हुए थे। इंसान के दांत भी पड़े थे जिन्हें जरूर इसी चर्च वालों ने मारा होगा। और यहाँ पर एक आईबॉल भी पड़ा था जो अभी तक जिंदा था और हिल रहा था। ये देखकर डरकर मार्क उसे साइड पर करता है और वो फटकर उसका खून इधर उधर छिड़क जाता है। अब मार्क यहाँ से बाहर जाता है, उसी सेफ वॉल्ट में जहां पर उन्होंने उस लड़के को दफन किया था। वो इस सेफ को खोलता है लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। वो हैरान था कि उसकी आंखों के सामने ही इन लोगों ने उस लड़के को जमीन के नीचे दफनाया था और अब वो कहां चली गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और करता, पीछे से एक आदमी आकर उसका मुंह कवर करते हुए उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसे बेड से बांधा गया था और उसके सामने वही आदमी था जो उसे बेहोश करके लाया था। इस टाइम पर उसके सामने प्रीस्ट अंदर आए जो उसके लिए खाना लेकर आए थे। खाना एक ही तरह का था लेकिन 4 अलग बाउल्स के अंदर था। वो जबरदस्ती मार्क से खाने को कहते हैं लेकिन मार्क ये खाना मना कर देता है और पूछता है ये सब क्या है, लेकिन वो लोग उसे इस खाने के बारे में कुछ नहीं बताते। फिर उसके साथ में से जो उसके ऊपर नजर रख रहा था उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट काफी अच्छी चली और आखिर में डेविड जीत गया और उसने शूट करके उसे मार डाला। इसके बाद वो गया किचन के अंदर ये जानने के लिए कि वो खाना क्या है जो आखिरी से खिलाया जा रहा था। किचन का हाल देखकर वो शॉक्ड रह गया क्योंकि जैसा वो सोच रहा था हकीकत उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसे असल में उन्हीं लड़कियों का मीट खिलाया जा रहा था जिन लड़कियों को यहाँ एक्सॉर्सिज्म के नाम पर मार दिया गया था। इतने में पीछे से अब दोबारा वही प्रीस्ट यहाँ आ जाता है जो पहले भी मार्क के साथ काफी अच्छा था। वो उसे हकीकत बताता है कि तुम यहाँ पर उनके साथ ह्यूमन मीट खा रहे थे जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरे काम किए हैं तुम्हारे साथ। यही गोश्त खिलाया जा रहा है। यह बातें सुनकर मार्क डर जाता है और अब वह आदमी को गन पॉइंट पर लेते हुए कहता है कि मुझे इस चर्च की लाइब्रेरी के लेकर जाओ।
इस आदमी को मार्क की बात माननी पड़ी और अब वह मार्क को एक बुक दिखाता है जिसमें इस चर्च के बारे में लिखा हुआ था। और यहां से मार्क को एक सबसे बड़ी हकीकत पता चलती है कि ये चर्च असली चर्च था ही नहीं। ये लोग तो किसी कल्ट का हिस्सा थे और इस बुक को फॉलो करते थे जो बुक डेमॉन्स पर लिखी गई थी। इसके अंदर लिखा गया था कि हर 800 साल बाद एक डोमिनिक बच्चा पैदा होता है जिसके जिस्म पर एक खास किस्म का निशान होता है, जैसा निशान मार्क की भी बॉडी पर था। अगर उस बच्चे को 7 ऐसी औरतों का गोश्त खिला दिया जाए जिन्होंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए हों और फिर एक मासूम लड़की का खून पिला दिया जाए तो वो बच्चा आखिर एक डेमॉन बन जाता है, एक शैतान बन जाता है और यहां से उसकी शैतानी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है। ये सब पढ़ने के बाद मार्क और ये आदमी डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत यहां से भाग जाएंगे। तब यह आदमी मार्क से कहता है कि मुझे यहाँ की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल के बारे में पता है जहां से मैंने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो पकड़ा गया था। पर तुम हिम्मत वाले हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मैं उस टनल के जरिए यहां से बाहर निकल जाऊंगा। मार्क को अब इसकी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा था क्योंकि आखिरकार वो भी इसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा था। तो फिर ये आदमी अपनी कमर मार्क को दिखाता है जहां पर कोड़ों से मारे जाने के निशान थे। वो बताता है कि मैंने जब भागने की कोशिश की थी उसकी सजा के तौर पर ये कोड़े मुझे मारे गए थे। यह सब देखने के बाद मार्क को उसकी सच्चाई पर यकीन आने लगा और मार्क ने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। मार्क उसका पीछा करते करते अब उस सीक्रेट टनल में भी पहुंच जाता है। यह टनल काफी लंबी थी जहां यह लोग लाइट लेकर चल रहे थे और टनल के एंड पर यह लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक नया ही डोमिनिक सा सेटअप लगाया गया था यहां पर। और यह आदमी असल में मार्क को ट्रैप करने के लिए था। उसका मिशन था हमें देवड़ी दिखाते हुए मार्क को यहां पर लेकर आना। इससे पहले कि मार्क कुछ सोच पाता या वहां से जा पाता, उसे बेहोश कर दिया जाता है। यहां पर हम सभी लोग को टेटिकुलर के गाउन्स में देखते हैं। मार्क को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक डंडे से लटका दिया गया था। मार्क का यहां आना उसके केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी प्लान किया गया था। ये सब जो कुछ हुआ, जो कुछ मार्क ने देखा, वही देखा जो इन लोगों ने चाहा। वो बताते हैं कि हमने सिर्फ इंतजार किया उस बच्चे का जिसके जिस्म पर यह निशान हो और जो चांद ग्रहण के वक्त पैदा हुआ हो, क्योंकि ऐसा पैदा हुआ इंसान नहीं बल्कि पैदाइशी शैतान होता है। अंधेरी बताता है कि जिस स्टोन पर उसे रखा गया है उसके नीचे कुआं है और वो कुआं असल में जहन्नुम का दरवाजा है जिसे ये लोग सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। वो बताता है कि हम वीत नहीं हैं और न ही खुदा को मानते हैं। हमारा आका शैतान है और हम उसके गुलाम हैं और मार्क को खास चुना गया है उनके लिए। अब ये लोग अपना रिचुअल शुरू करते हैं। मार्क के सामने एक बेचारी मासूम सी लड़की को लाया जाता है और उसका गला काटकर उसके खून के प्याले भर लिए जाते हैं, जिन प्यालों में से एक एक करके ये सभी लोग एक एक घूंट लेते हैं। इसके बाद जबरदस्ती मार्क के मुंह में ये खून डाल दिया जाता है और तब तक उसका मुंह ऊपर करके रखते हैं जब तक मार्क इसको निगल न ले। आखिर इनके मंत्र भी खत्म हो जाते हैं और जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं बदला था। मार्क वैसे का वैसा था और मार्क इन्हें देखकर पागल की तरह हंसने लगता है और कहता है, कैसी पुरानी घिसी पिटी बात पर तुम लोग यकीन करते हो? कैसे भी भला कोई शैतान बना है? ये सब लोग भी पैनिक होने लगे थे। सदियों का इंतजार, इतने लोगों की बलिस और मेहनत, इनका तो सब साया जा रहा था। अभी एक और बड़ा मसला भी था। मार्क एक बहुत बड़ा एजेंट था। उसने कई हफ्तों से रिपोर्ट नहीं की थी और अब यह खबर मिली थी कि पुलिस मार्क के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करने लगी है। किसी भी वक्त पुलिस यहां आ जाएगी और जब सबूत देखने लगेगी तो इनके चर्च का यह सारा सच खुल जाएगा और मार्क का पता नहीं क्या बनेगा। इसलिए वो इस रिचुअल वाली बुक को पढ़ते हुए डिसाइड करते हैं कि ये सब मार्क को ही मार देंगे और फिर उसे हेल के दरवाजे में फेंक देंगे जो अभी तक सदियों से बंद है। एक बंदा जो मार्क को ट्रैप करके लाया था, इस रिचुअल के फेल होने पर उसे आंधरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब मार्क की बातें ठीक लगने लगी थीं कि ऐसे कोई शैतान नहीं बनता और इन्हें इस आंधरी पर एतबार करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली थी। गुस्से में वो एक पिलो उसके मुंह पर रखते हुए उसे मार देता है और सबसे जोड़कर कहता है कि ज्यादातर श्राप वेनी की वजह से आंधरी की यहीं इनकी लीडर की मौत हो गई है।
दूसरी तरफ कल के लोग उन लोगों की लाशें जला रहे थे जिनका मर्डर इन्होंने शैतान को सैक्रिफाइस देने के नाम पर किया था। अचानक से हम फिर आंधरी को देखते हैं जिसकी आंखें भी किसी ने बंद नहीं की थीं। सभी उसके मुंह का तमाशा देख रहे थे और अचानक से उसकी आंख के सामने यहां पर एक ओसिफस उठ खड़ा हो जाता है, जिसके बाद एक मक्खी उसके जिस्म पर बैठकर उस कुएं की तरफ जाती है जिसको ये हेल का दरवाजा कह रहे थे, जहां इन्होंने मार्क को फेंक दिया था। वो मक्खी मार्क की बॉडी में चली जाती है। उसकी मरी हुई बॉडी को झटका लगता है और यहां एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। अब उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ने भी लगी थी। उसकी बॉडी के कई हिस्से बदलने लगे थे। उसके मुंह पर बड़ी बड़ी नसें आ गई थीं और पूरा मुंह नीला पड़ चुका था। और यह सब तो अब कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। सीन कट होकर हम आंधरी के फ्यूनरल को दिखा रहा था, जिसे जो बंदा कर रहा था एकदम से उसकी बॉडी हवा में लड़खड़ाती है। उसको सरपट कर उसमें से मक्खियां निकलती हैं और देखते ही देखते पूरी बॉडी उसकी मक्खियां बनकर उड़ जाती हैं। और मारा को देखकर जो अपने लोग डरकर यहां से भागने की कोशिश करते हैं, वो सबको उठा पटक देता है, उठे हुए सिपिस की तरह। जिसके बाद हम बाहर का माहौल दिखाया जाता है, जहां अब काले बादल छा चुके थे और साफ जाहिर था कि अब दुनिया को इस शैतान की तबाही से रोका नहीं जा सकता। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है।